मेरे चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजट को और कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट इस नाम से तो आप परिचित ही हैं। सरकार के आय व्यय को बताने के लिए फरवरी महीने में हमारे वित्त मंत्री जिसे प्रस्तुत करते हैं वही तो है बच्चों बजट। और इस बजट में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को यह जानने की कि गवर्नमेंट को इस पूरे फिजिकल ईयर में, पूरे वित्तीय वर्ष में किन किन स्रोतों से आय हुई है और साथ ही वो कहां कहां खर्च करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो हम सिर्फ गवर्नमेंट की आय को लेकर चलेंगे, जिसे हम बजट की लैंग्वेज में बजट रिसीप्ट्स कहते हैं। और सरकार को आय किन किन क्षेत्रों से और कैसे कैसे होती है बच्चों, इसे समझते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। जब भी कंपोनेंट्स ऑफ बजट होगा तो उसमें एक और बजट प्राप्ति, बजट रिसिप्ट्स, और दूसरी ओर बजट एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं बजट व्यय, वो शामिल होगा। और ये वीडियो बजट प्राप्ति से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक जो वित्तीय वर्ष होता है, हर देश का बच्चों वित्तीय वर्ष अलग अलग होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत की, तो हमारा जो एक वित्तीय वर्ष होता है बच्चों वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस पूरे वित्तीय वर्ष में जो भी सरकार को मौद्रिक आय, एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग फिजिकल ईयर, वित्तीय वर्ष में जितनी भी मौद्रिक अनुमानित आय होती है बच्चों, उसी को तो हम कहते हैं बजट रिसिप्ट्स। अब क्यूरियोसिटी नंबर 2, मैम बजट रिसिप्ट्स में क्या क्या शामिल होता है? तो बच्चों बजट रिसिप्ट 2 भागों में बटी हुई होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्ति, और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्ति। अब ये दोनों अलग क्यों हैं? सरकार की आय के ही स्रोत हैं पर अलग क्यों हैं? तो इनको 2 शब्द बच्चों वो अलग करते हैं। वो 2 शब्द आपको बताती हूँ, वो है लायबिलिटीज और साथ ही में जिसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों देयता, और दूसरा एसेट जिसे हम कहते हैं परिसंपत्ति। ये जो दोनों शब्द है ना, इनकी वजह से ये दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट बच्चों अलग अलग होती है। अब पूछेंगे आप कैसे, तो चलिए समझाती हूँ। लायबिलिटीज जो है, देयता जो है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट से प्रभावित नहीं होती है बच्चों। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो भी आय होती है, सरकार को कभी भी उसके बदले तत्काल कुछ नहीं देना होता। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट की खास बात है कि इसमें किसी तरह की लायबिलिटीज नहीं होती है। मतलब सिर्फ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपके मम्मी पापा के साथ आपका रिलेशन, आपको सिर्फ मम्मी पापा से लेना है लेना है लेना है, देना अभी तो कुछ खास नहीं है, जब आप जॉब करोगे तब। तो इसी तरह सरकार भी सिर्फ इसमें लेती है देती कुछ भी नहीं है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। और उसी के साथ बच्चों हम बात करते हैं एसेट की, परिसंपत्ति की। तो इसमें परिसंपत्ति भी कुछ भी प्रभावित नहीं होती। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी प्राप्तियां आएंगी, सरकार को जो भी मिलेगा बच्चों, उसका प्रभाव एसेट्स पर नहीं पड़ता है। अगर गवर्नमेंट के पास अमेरिका में एक अच्छा अपना एम्बेसी है तो उस पर कोई प्रभाव, उसकी उस परिसंपत्ति पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। तो ना परिसंपत्ति प्रभावित होती है, ना उसका एसेट प्रभावित होता है इस तरह की आय से, और ना ही बच्चों उसको कुछ देना पड़ता है, उसकी कोई लायबिलिटीज रहती है। तो इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को यही 2 शब्द अलग करते हैं। ये दोनों बिल्कुल भी रेवेन्यू रिसिप्ट में प्रभाव नहीं डालते। ये प्रभाव डालते हैं बच्चों तो कैपिटल रिसिप्ट्स में, जहां पर लायबिलिटीज भी प्रभावित होती है और साथ ही एसेट भी प्रभावित होता है। और इसे एक्सप्लेन करते समय मैं आपको समझाऊंगी कि वो कैसे। अब बात करते हैं बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट की। जो राजस्व प्राप्ति होती है वो कितने तरह की होती है? तो आपको बताना है, वो होती है 2 तरह की बच्चों। एक टैक्स रिसिप्ट, जैसे आप सभी जानते हैं कि टैक्स कर होते हैं, और एक होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट जो कर के जैसी नहीं, बिल्कुल अलग होती है कर से। तो अब बात जब निकल ही गई है टैक्स की तो बात कर लेते हैं। टैक्स है क्या बच्चों? टैक्स
एक अनिवार्य अंशदान है जो आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है, मतलब आप उसे देने से मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, आपको वो देना ही होगा अगर टैक्स आप पे इम्पोज है तो। और कई बार ऐसा होता है बच्चों की कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो आप पे इम्पोज भी कर दिए जाते हैं, डाल भी दिए जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे आप बड़ी खुश हो के कैडबरी की एक चॉकलेट बड़े मजे से खाते हो, पर आप खाते समय ये थोड़ी सोचते हो कि उस कैडबरी की चॉकलेट पे भी आपने टैक्स दिया हुआ है। गुड, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दोनों तरह के ही बच्चों कर लगाए जाते हैं। अलग अलग नामों से उन सभी टैक्सेस को भी हम समझेंगे और उनसे होने वाली आय को हम टैक्स रिसिप्ट के अंतर्गत रखते हैं। और नॉन टैक्स रिसिप्ट, जहां पर भाई आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की जाती, खुशी खुशी आप सेवा लीजिए और उसका भुगतान कीजिए। अगर आपने नहीं ली है सेवा तो आप उसका भुगतान मत कीजिए। जैसे आप सभी अम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाते हैं, मनोरंजन पार्क में, और उस पार्क में घुसने के साथ आप क्या देते हैं बच्चों, 5 या 10 रुपए उसके टिकट के नाम पे। तो भाई जब घूमोगे तभी ना दोगे, मतलब जब आप सेवा लोगे तभी उसका भुगतान करोगे। तो उसे ही है बच्चों हम नॉन टैक्स रिसिप्ट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टैक्स रिसिप्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहला भारी भरकम टैक्स आता है और वो भारी भरकम टैक्स को हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। सब कहते हैं अमीर बनना है, कमाना है, और जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं बच्चों, आपकी आय बढ़ती जाती है, ठीक वैसे ही गवर्नमेंट का टैक्सेशन भी आप पे बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी दुश्मन है, बल्कि वो अमीरों की आय से गरीबों का कुछ भला करती है। तो ये इनकम टैक्स जो है बच्चों, वो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो व्यक्ति उसे देने से मना नहीं कर सकता। उसकी आय जैसे जैसे बढ़ेगी उस पर टैक्सेशन भी बढ़ता चला जाता है, और इसीलिए तो इस टैक्सेशन को हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी कहते हैं, प्रगतिशील कर भी कहते हैं। अब दूसरा होता है बच्चों कॉर्पोरेशन टैक्स। ये तो पर्सन पे लगा, आप डिफाइन करते जाइएगा, ये पर्सन पे टैक्स लगा, उसकी इनकम पे टैक्स लगा। लेकिन ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है बच्चों, ये पूरे एक कॉर्पोरेट जगत पे लगता है, अलग अलग कॉर्पोरेशन पे लगता है, जैसे अंबानी ग्रुप, टाटा स्टील एंड आयरन ग्रुप। तो ये सब जो ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी अपनी एक कॉर्पोरेशन है, अपना एक फर्म है, तो उन पे जो टैक्सेशन लगता है बच्चों, उसे ही हम कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। तो वो भी डायरेक्ट जिस कंपनी पे लगा है उस कंपनी को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये भी एक डायरेक्ट कर का उदाहरण है, कॉर्पोरेशन टैक्स। उसके बाद आपको तो मिलता है जो गिफ्ट, उस पे आप नहीं देते हो कोई टैक्स, लेकिन जब कोई आपका विदेश में बैठा हुआ फैन या कोई भी है आपका ऐसा पर्सन आपके लिए कोई महंगा सा गिफ्ट भेजता है बच्चों, याद है ना एक बार न्यूज में आया था सचिन तेंदुलकर को फरारी मिली थी, यस। तो वैसे ही जब आपको मिलते हैं गिफ्ट्स बच्चों, तो उस गिफ्ट्स पर भी टैक्स लगाए जाते हैं अगर वो इंडिया से बाहर के मिल रहे हैं। तो बाहर का कोई व्यक्ति बहुत ही महंगा उपहार आपको दे रहा है तो आपको उस पे टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको बच्चों इस उपहार कर को एग्जाम में एक और नाम से पूछता है। जी हाँ, वो कहता है पेपर टैक्स किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, हम गिफ्ट टैक्स को ही कहते हैं पेपर टैक्स, क्योंकि ये पेपर पर ही लगता है। पेपर पे लगने का मतलब कि जैसे ही वो सामान हमारे बॉर्डर पे पहुंचता है हम उसके पेपर पे लिख देते हैं गिफ्ट टैक्स इतना। तो ये टैक्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा नहीं किया जाता, लेकिन इसका पेपर वर्क कंप्लीट रहता है बच्चों, और पेपर में हमें शो भी करना पड़ता है कि हमने गिफ्ट टैक्स कितना लिया, और ये बहुत ही नॉमिनल सा होता है, बहुत कम होता है बच्चों ये टैक्स। तो इसलिए भी इसको पेपर टैक्स कहते हैं, मतलब इतना कम कि देना नहीं देना बराबर ही लगे। तो याद रखिएगा, उपहार कर गिफ्ट टैक्स को ही हम कहते हैं पेपर टैक्स। अब बात करते हैं बच्चों हमारे सबसे फेमस पॉपुलर
टैक्स की जो छाया हुआ है अभी पूरी इंडिया में, वो है टैक्स। कौन सा? वस्तु और सेवा कर, जीएसटी। जी हाँ बच्चों, ये सरकार की तरफ से लगाया गया एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वालों पे लगाया जाता है। और इस टैक्स की खास बात है बच्चों कि कई अनिवार्य वस्तुओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन जितने भी लग्जरी आइटम हैं, जैसे महंगे महंगे होटलों में खाना खाना, बाहर घूमने जाना, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदना, उन सभी वस्तुओं और उस सभी फैसिलिटीज पे बच्चों टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। मतलब आप जब बैठे एरोप्लेन में तो याद रखिएगा आपने टैक्स भी पे किया है, और वो कैटेगरी में किसके आएगा? वो कैटेगरी होगी जीएसटी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों संपदा शुल्क। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे कुछ पूछूंगी। अच्छा लगता है ना जब बिना बोले कुछ गिफ्ट हमें मिल जाता है? बिल्कुल ठीक वैसा ही है ये संपदा शुल्क बच्चों। आप कहेंगे कि मैम इसमें आपने शुल्क क्यों ले आई? आप ये तो टैक्सेशन हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये भी एक तरह का कर ही है बच्चों। जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर देता है, मरने के बाद उसकी ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो उस प्रॉपर्टी पर अगर उस बहुत अधिक है प्रॉपर्टी तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। उसे ही हम कहते हैं एस्टेट ड्यूटी या संपदा शुल्क। याद रखिएगा, बहुत अमीर लोग जब मरते हैं और उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है उनके बच्चों को, तो उनके बच्चों को भी देना पड़ता है ये एस्टेट ड्यूटी, संपदा शुल्क। अब बच्चों बात कर लेते हैं सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब आप अपना सामान देश से बाहर भेज रहे हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य पे भेज रहे हैं, तो दूसरा राज्य भी इनकम के लिए आपके ऊपर टैक्स लगाएगा, जिसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो चाहे आप भारत से बाहर सामान भेजिए या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजिए, आपको सीमा शुल्क देना ही पड़ेगा। आप इसको देने से मना नहीं कर सकते। नाम शुल्क है लेकिन काम टैक्स का है। तो याद रखिए बच्चों, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पे जो टैक्स लगता है उसे ही तो कहते हैं हम कस्टम ड्यूटी। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट इनको डिनोटेड है भाई, वो कौन है? एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। जब भी कोई बड़ी फर्में अपना उत्पादन करती हैं तो उनके हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक नॉमिनल टैक्स लगाया जाता है। जैसे अगर कोई फर्म है बच्चों जो किसी चीज का उत्पादन कर रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी का उत्पादन कर रही है, तो उसके हर एक प्रोडक्शन पे अगर वो एक कॉपी बनाएगी तो गवर्नमेंट ने तय किया है कि वो 1 रुपया टैक्स देगी। तो इस तरह अगर उसने 10 कॉपियां बना ली तो उसको 10 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एक एक प्रोडक्ट पे जब टैक्स लिया जाता है बच्चों, तो इसे ही हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो ये सब से सरकार को आय होती है जो टैक्स के रूप में होती है। टैक्स के रूप में याद रखना बच्चों कि ये देना ही पड़ेगा, इससे तुम इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार करते हो तो भाई कानून है, वो उससे तुमको सजा भी मिल सकती है। ये एक अनिवार्य भुगतान है। मतलब ये सारा टैक्स के फॉर्म में रहता है जिसे आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। अगर आप पे इम्पोज किया गया है तो आपको देना ही होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों नॉन टैक्स रिसिप्ट की कि वो क्या होते हैं। तो नॉन टैक्स रिसिप्ट वो होते हैं जो टैक्स जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसे दो। अगर आप उस चीज का उपयोग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप दो, क्योंकि आपने तो यूज किया है। और अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो तो आपको देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे फीस, यस, मैंने आपको अम्यूजमेंट पार्क का बताया था। आप जिन भी स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चों, उन सभी स्कूलों से एक नॉमिनल फीस गवर्नमेंट भी लेती है एजुकेशन फीस के नाम पर। तो वो सारे के सारे शुल्क इसमें शामिल होते हैं। आप जब किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जब आप पर्ची कटाते हैं, रिसिप्ट लेते हैं, तो उस वक्त भी आपको 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी उस रिसिप्ट का कॉस्ट होता है वो आपको देना पड़ता है। तो देना तो तभी पड़ेगा ना जब आप हॉस्पिटल जाओगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं बच्चों शुल्क, जो सेवाओं का भुगतान होता है। सर्विस हम लेते हैं तो हम पैसे देते हैं। तो हर तरह का जो भी फीस होता है बच्चों, आपके कॉलेज में पढ़ने का फीस पूरा नहीं,
पॉइंट टू बी नोटेड, पूरा नहीं, उसका एक नॉमिनल भाग जो है वो गवर्नमेंट लेती है। तो ये जो शुल्क है बच्चों, ये शामिल है नॉन टैक्स रिसिप्ट में। उसके बाद आ जाता है जब्त संपत्ति, एस चीट को जरा समझिएगा। आपके मम्मी पापा से पूछिएगा, उनके मोबाइल में बड़े मैसेज आते हैं बैंक के कि अगर आपने अपने खाते में नॉमिनी नहीं किया है तो कृपया कीजिए। वो इसीलिए आता है बच्चों कि कई बार कोई व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी का बिल नहीं बना के जाता, किसी तरह का वसीयतनामा नहीं करता है और उसका कोई भी नॉमिनी भी नहीं होता। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के परिवार वाले भी उनके साथ नहीं रहते, तो उनकी प्रॉपर्टी को कोई लेने वाला नहीं होता। तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट सबसे अपील करती है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है आप उसमें नॉमिनी कीजिए, जमीन में नॉमिनी कीजिए, अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो वो गवर्नमेंट का हक हो जाएगा, गवर्नमेंट उसे ले सकती है। और ऐसा बहुत सा मामला आता भी है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं एस चीट। इससे भी सरकार को आय होती है। उसके बाद आय होती है बच्चों सरकार को सरकारी उद्यमों से। जितनी भी राज्य सरकारों की कंपनियां काम करती हैं, अलग अलग आपने सुना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कई कंपनियां हैं, जैसे कि आपका भेल है, बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट है। तो ये सब जो प्लांट्स हैं बच्चों, इनसे जो आय होती है वो भी सरकार की आय में जोड़ी जाती है और वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आती है कि सिर्फ मिलेगा, देना कुछ नहीं है। उसके बाद बच्चों कई तरह के ग्रांट्स मिलते हैं, अनुदान के रूप में मिलते हैं। यूनिसेफ की तरफ से ग्रांट्स मिलता है, जैसे अभी पोलियो को हटाने के लिए यूनिसेफ की तरफ से ग्रांट्स मिले थे, तो वो भी सरकार की आय में ही शामिल होते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत से वीडियो देखने वाले मेरे बच्चे ट्रिपलिंग जरूर करते होंगे, बाइक में करें या फिर करें स्कूटी में, जो सही नहीं है। और जब ऐसी ट्रिपलिंग करते समय आप पकड़े जाते हो तो आपको भरना पड़ता है जुर्माना। इसके अलावा आपने पिक्चरों में सुना होगा कि इस जुर्म की सजा के रूप में इन्हें इतने लाख रुपए जुर्माना और इतने साल की सजा सुनाई जाती है। तो वो जो जुर्माना है, जो कोई भी ऐसा काम करने के लिए आपके ऊपर लगाया जाता है जो आपको नहीं करना चाहिए, तो उससे भी जो आय होती है बच्चों, वो गवर्नमेंट की ही आय है, सरकार की ही आय है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल असेसमेंट की। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की जो गवर्नमेंट है उसको कई बार अलग से निकालना पड़ता है, कई प्रॉपर्टीज का उसकी वैल्यू को निकालना पड़ता है। अब जैसे कैसे मैं बताऊं, आपके घर के सामने थी एक गंदी सी नाली, आप परेशान थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस नाली को कर दिया पक्का और बढ़िया से उसे ढक दिया। अब आपके घर की जो वैल्यू थी ना बच्चों, मार्केट प्राइस, वो बढ़ गई, क्योंकि आप एक साफ सुथरी जगह वाले हो गए। उससे पहले आप गंदे जगह वाले व्यक्ति थे, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम थी, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट ने नाली वगैरह बना दी, आपकी हो गई प्रॉपर्टी बहुत ही साफ सुथरी। और ऐसा हो गया तो आपके मकान की कीमत थोड़ी बढ़ गई। अब मकान की कीमत बढ़ गई तो गवर्नमेंट आपसे पैसे नहीं लेगी क्या? उसको भी तो नाली बनाने में खर्च हुआ है। बिल्कुल, इसे ही हम कहते हैं विशेष अंकन, कि जब गवर्नमेंट के किसी कारणवश, जैसे गवर्नमेंट रोड बना दी, पहले आपकी जमीन का कोई वैल्यू नहीं था, अब आपकी जमीन रोड किनारे हो गई तो वैल्यू ही वैल्यू हो गया, तो उस जमीन पे भी सरकार आपसे किसी तरह का शुल्क लेगी, क्योंकि सरकार के काम की वजह से आपको फायदा हुआ है। तो उसे ही हम कहते हैं बच्चों स्पेशल असेसमेंट। उसके बाद बच्चों नीलामी, बोली से आय। सरकार ना अपने कई सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ हिस्से नीलाम करती रहती है बच्चों, और वो जो नीलामी करती है उससे भी उसको आय होती है। जैसे अभी आप देख लीजिए जियो का नेटवर्क गांव-गांव तक कैसे पहुंच पाया, क्योंकि जो 2G और 3G स्पेक्ट्रम की बोली लगी, नीलामी हुई, उसमें मुकेश अंबानी ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर उसे खरीद लिया है। तो था ये सेक्टर गवर्नमेंट का, लेकिन अब उसके आधे भाग पर मुकेश अंबानी काम कर रहे हैं और उन्होंने पूरा पैसा गवर्नमेंट को उसके लिए चुकाया भी है। तो बच्चों नीलामी से होने वाली आय भी इसमें शामिल होती है। आपने पिक्चरों में या ऐसे अपने आसपास देखा होगा कि कई बार प्रॉपर्टी नीलाम होती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, या
जैसे कि कोई उधार नहीं चुका पाया तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी नीलाम कर रही है, या कभी कभी गवर्नमेंट ही नीलाम करती है, तो उससे होने वाली आय भी सरकार की आय का ही स्रोत माना जाता है। और इसी के साथ पॉइंट टू बी नोटेड, 2020 का जो नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में दिया गया है बच्चों, वो इसी के लिए दिया गया है। बोली से होने वाली आय की थ्योरी, जो नीलामी थ्योरी है, उसको प्रस्तुत किया है इकोनॉमिक्स ने। तो उसकी वजह से ही ये जो है इनकम फ्रॉम सेल की वजह से उनको मिला है नोबेल पुरस्कार सेल थ्योरी के कारण। तो ये भी याद रखिएगा इस पॉइंट के साथ जोड़कर। अब बात कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स की, पूंजीगत प्राप्तियां। तो पहले समझ लीजिए, ये वो है जिसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, लायबिलिटीज है ये, इसकी वजह से आपके एसेट में फर्क पड़ जाएगा। जैसे अब बच्चों बात कर लो कर्ज की। अगर हम ऋण की वसूली करते हैं, अगर हमने किसी को कर्ज दिया था तो हमारा पैसा क्या हो गया था, कम, और अब हम जब कर्ज वापस लेंगे बच्चों तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा, तो हमारा एसेट्स भी बढ़ेगा। और ठीक वैसे ही बच्चों उधार देने में, ऋण देने में और ऋण लेने में, दोनों ही समय में हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ेगी। कि अगर हमने किसी से कर्ज लिया है तो हम जब देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज, देयता, हमको भुगतान करना है। तो इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट में बच्चों लायबिलिटीज भी शामिल होती है और एसेट भी प्रभावित होता है। यही मेन डिफरेंस आप लिखिएगा कि कैपिटल रिसिप्ट वे सभी प्राप्तियां होते हैं जिसमें लायबिलिटीज भी प्रभावित होती है और परिसंपत्ति या एसेट भी प्रभावित होता है, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। और इसे बच्चों हम बांटते हैं 3 भागों में। एक है रिकवरी ऑफ लोन्स, ऋणों की वसूली। हमारी भारत सरकार जब कभी जरूरत पड़ता है तो राज्य सरकारों को पैसे उधार में देती है, तो ऐसे में जब राज्य सरकारें उन पैसों को वापस करती हैं तो उससे सरकार को आय होती है, तो इसीलिए हम इसको सरकार की आय के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा बच्चों कभी कभी सरकार को भी कई बार जो है वो उधार और लेती है गवर्नमेंट, उसे देना पड़ता है, और अन्य कई तरह की भी लायबिलिटीज उसे मिलती है। जैसे हम मदद कर रहे हैं नेपाल की, या हम मदद कर रहे हैं भूटान जैसे देश की, तो भूटान या नेपाल हमारे उधार या मदद के कारण हमें वापस कुछ देंगे, वो अपनी तरफ से हमें कुछ जो वापस करेंगे बच्चों, वो कहलाती है बोरोइंग अदर लायबिलिटीज। कभी कभी हम भी जब कर्ज लेते हैं तो हमें भुगतान करना पड़ता है और दूसरे की सहायता करते हैं, तो उससे सहायता दूसरे रूप में हमें प्राप्त होती है, तो उसे भी हम शामिल करते हैं कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्ति का। कि किसी को उधार देने के बाद अगर सामने वाला ग्रेटिट्यूड के कारण आपको कुछ दे रहा है तो आप जो लेंगे, आपको जो मिलेगा वो भी लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा बच्चों। इसके अलावा कई अदर भी रिसिप्ट्स होती हैं, कई अलग जो अदर देयताएं भी होती हैं। हमारे कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध होते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो अपने पैसे कई जगह पे लगाई रहती है, अलग अलग विदेशी फर्मों में भी पैसे इन्वेस्ट की रहती है, तो उस पैसे से भी आय होती है बच्चों, और उसे भी हम शामिल करते हैं अदर रिसिप्ट्स में। तो ये टोटल था कि सरकार की आय, या जिसे हम बजट रिसिप्ट्स कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, और मैंने अपने वीडियो में इसे ब्रीफ करके आपको बताने की कोशिश की है बच्चों। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप चैनल पे बने रहिए और सजेशन भी मुझे दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए। तो इसी के एक और रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और चैनल पे बने रहिए।